हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूईटी 2025 का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें जो हिस्ट्री है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग बेस्ट रिफ्लेक्ट देयर इंजीनियरिंग अचीवमेंट? उनमें से कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि हड़प्पन का इंजीनियरिंग अचीवमेंट को दिखाता है? मतलब वो लोगों ने किस तरह का टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया होगा? बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनमें से किसमें दिखता है? सिटाडेल एंड लोअर टाउन डिवीजन, ग्रेनेडिस नियर रेसिडेंशियल एरिया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन हाउसेस। तो जो सबसे ज़्यादा आपको खुद देख के लगना चाहिए कि मतलब एडवांस चीज़ क्या रहा होगा? तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो चीज़ रहा होगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी एडवांस रहा होगा। अभी हम लोग अभी देखते हैं इंडिया में मैक्सिमम जगह पे जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी तक बिल्ड नहीं हो पाया है। उस वक्त ही वो लोगों ने ये सिस्टम को डेवलप कर लिया था। तो सबसे एडवांस जो इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो होगा वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होगा। देख सकते हैं आप इनके ड्रेनेज सिस्टम को किस टाइप का दिखता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फॉर्म ऑफ वेल्थ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, मतलब मुझे भी देख के लगा, लेकिन ये थोड़ा हायर डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। तो इसको मतलब आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ऋग्वेदा में आपका कौन सा जो है एक फॉर्म ऑफ वेल्थ नहीं है, नोट क्या है, कौन सा एक वेल्थ का फॉर्म नहीं है। तो इसमें मतलब देखिए आंसर जो है इसका ये है आपका कोइंस। कोइंस क्योंकि जब ऋग्वेदा लिखा गया था तो उस वक्त कोइंस का कोई एविडेंस नहीं था, कोइंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ऋग्वेदा में। और वुमेन्स भी इसका आपको लग सकता है कि आंसर होगा कि वुमेन जो है वो वेल्थ का फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें आंसर जो है वो कोइंस है। इसका रीजन क्या है कि कोइंस वेर नॉट एट यूज इन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। कोइन जो है वो यूज में नहीं था उस वक्त। कोइंस को हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि वेल्थ का पार्ट नहीं था ऋग्वेदा के हिसाब से। और जो वुमेन है, वुमेन को मतलब एक डिपेंडेंट चीज माना गया है। मतलब कि उस वक्त ऋग्वेदा के टाइम पे वुमेन या तो फैमिली पे डिपेंडेंट था, तो उसको भी एज ए फॉर्म ऑफ वेल्थ मतलब कंसिडर किया गया है इसके हिसाब से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोइंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द एविडेंस ऑफ चार्ड व्हीट एंड बर्ली। चार्ड व्हीट मतलब कि आपका ब्लैक एंड, मतलब जो थोड़ा जला टाइप का दिखे। चार्ड व्हीट एंड बर्ली एट हड़प्पन साइट सजेस्ट, ये हमें क्या सजेस्ट करता है? चार्ड व्हीट वगैरह जो था वो हमें क्या चीज को सजेस्ट करता है? फूड स्केर्सिटी, रिचुअल बर्निंग, एग्रीकल्चर सरप्लस यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चार्ड व्हीट है ये हम लोग को एग्रीकल्चर सरप्लस के बारे में बताता है कि मतलब कि व्हीट वगैरह जो मिले हैं, मतलब ये देखिए चार्ड व्हीट किस टाइप का दिखता है। मतलब ये जला हुआ ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखेगा आपको, तो ये एग्रीकल्चर सरप्लस को दिखाता है। चार्ड रिमेन इंडिकेट स्टोरेज एंड पॉसिबल सरप्लस रेदर देन स्कार्सिटी। ये मतलब किस चीज को इंडिकेट करता है कि उस वक्त जो थे उन लोगों ने ग्रेन्स को स्टोर किया था। तो ग्रेन को स्टोर कब करेंगे? जब उनके पास मतलब सरप्लस रहेगा तभी स्टोर करेंगे, स्कार्सिटी रहेगा तो कैसे ग्रेन को स्टोर करेंगे? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एग्रीकल्चरल सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द सिक्स सेंचुरी, व्हाई इज द सिक्स सेंचुरी बीसी कंसिडर्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फिलोसफी? तो इसमें पूछा गया सिक्स सेंचुरी बीसी को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया है? इंडियन फिलोसफी में कहा गया है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राइज ऑफ मोनार्कियल स्टेट भी इसका आंसर हो जाएगा, एमरजेंस ऑफ कोइनेज भी हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर भी हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इंडियन फिलोसफी में पूछा गया है, आपको इन जनरल नहीं पूछा गया है। तो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी में टिक करके आ जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस है। क्वेश्चन के हर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उसके बाद क्या है? द मोडियन पिलर्स डिफर्ड फ्रॉम पर्शियन वन बिकॉज ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें जो बनाए हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये जो इस बार का क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को आपको इंक्लूड किया है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बस सरफेस लेवल पे ना रहे, इन डेप्थ प्रिपरेशन आप करके जाइए, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाए। तो इसमें क्या पूछा है? तो मोडियन पिलर डिफर्ड फ्रॉम पर्शियन वंस बिकॉज ऑफ। जो मोडियन पिलर्स है, मोडियन के पिलर्स थे वो पर्शियन पिलर से कैसे डिफरेंट थे? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, मटेरियल यूज्ड, एब्सेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिश, यूज ऑफ ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनोलिथिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिश। मतलब जो देखिए मोरियन पिलर्स है, ये एक मोरियन पिलर है, ठीक है? ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है कि मोनो मतलब होता है एक और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ये एक ही स्टोन से बनाया गया होता है। मोरियन पिलर्स वेयर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन शेप मेड ए मिरर लाइक पॉलिश। और इसमें पॉलिश होता है, मतलब ये ठीक है, शाइनी सरफेस होता है। तो मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चर एंड पॉलिश, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो सिक्स क्वेश्चन है क्या कह रहा है? द अर्थशास्त्र एडवाइस द किंग टू।
अर्थशास्त्र जो है वो किंग को क्या एडवाइस देता है, अर्थशास्त्र में क्या एडवाइस दिया गया है किंग के लिए? फॉलो धर्मा स्ट्रिक्टली, रूल विथ कॉम्पेशन, स्पाई ऑन ऑफिशियल एंड पीपल, रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी फॉर वार डिसीजन। देखिए, किंग को धर्म को फॉलो करने का कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अर्थशास्त्र में नहीं है। तो कॉम्पेशन के साथ रूल करना ये भी नहीं कहा गया है। रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी फॉर वार डिसीजन ये भी नहीं कहा गया है। अगर एस्ट्रोलॉजी को देख के वार का डिसीजन लेंगे तो वो जो एम्पायर है वो बहुत जल्दी डूब जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पाई ऑन ऑफिशियल्स एंड पीपल। जो अर्थशास्त्र है उसमें कहा गया है कि कौटिल्य जो है उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि एस्पोनेज जैसे कोर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि स्पाई करना जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर फंक्शन है, तो इस चीज पे किंग्स को ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द भक्ति सूफी ट्रेडिशन प्राइमरली इमर्ज्ड एज अ रेस्पॉन्स टू। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस जो है वो किस वजह से प्राइमरली आया, मेन रीजन उसका आने का क्या था? तो इसका जो देखिए, इस्लामिक इन्वेजन ये तो कोई रीजन नहीं था। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ये भी एक रीजन नहीं था आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के आने का। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड रिचुअलिज्म, तो एक्चुअल जो रीजन था भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के आने का वो था रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड रिचुअलिज्म। मतलब कि जो रिलीजन्स थे, ठीक है, हिंदुइज्म हो गया या फिर इस्लाम हो गया, दोनों में मतलब जो रिलीजन्स थे वो काफी टफ था, मतलब उसको फॉलो करना बहुत ही मतलब इजी नहीं था। और ऑर्थोडॉक्सी मतलब पुराने ख्यालात में जो रिलीजन्स थे, ऐसे रिचुअल्स को मानते थे जिनका कोई एक्चुअल सेंस नहीं बनता था। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए आपका जो भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस आया। क्वेश्चन नंबर 8, द सिग्निफिकेंस ऑफ अल बिरूनी किताब उल हिंद लाइस इन। अल बिरूनी का जो किताब उल हिंद है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो उसका सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे पूछा है। मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के बारे में अल बिरूनी ने कुछ नहीं लिखा है। पॉलिटिकल क्रिटिक ऑफ इंडिया, ये तो आपका वो फ्रेंकोइस बर्नियर ने लिखा है। उसके बाद कल्चरल एंड रिलीजियस इंसाइट, जो अल बिरूनी का किताब उल हिंद है उसमें क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस इंसाइट्स हम लोग को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्चरल एंड रिलीजियस इंसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म जब्त इन द मुगल रेवेन्यू सिस्टम सिग्निफाई। जब्त टर्म जो है वो मुगल रेवेन्यू सिस्टम में क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब है इसका? तो कैश कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्रॉप एस्टिमेशन मेथड, एरिया बेस्ड लैंड मेजरमेंट, मिलिट्री टैक्स। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। उसका बाद लैंड मेजरमेंट सिस्टम भी नहीं था, ना ही ये कैश कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था। तो जब्त क्या है आपका? क्रॉप एस्टिमेशन मेथड। तब जो जब्त इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड असेसमेंट। जो जब्त है उसमें मतलब कलेक्शन किया जाता है किस बेसिस पे? क्रॉप यील्ड असेसमेंट के बेसिस पे। इसीलिए एक ये क्रॉप एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। ये क्रॉप को एस्टिमेट किया जाता था इसका यूज करके। क्वेश्चन नंबर 10, द कंसेप्ट ऑफ सुलाई कुल अंडर अकबर इम्प्लाइड। जो सुलाई कुल था मतलब कि यूनिवर्सल रिलीजन का कंसेप्ट जो था, सुलाई कुल मतलब यूनिवर्सल रिलीजन वाला कंसेप्ट अकबर का, वो किस चीज को इम्प्लाई किया, मतलब किस चीज क्या इम्पेक्ट हुआ उसका, मतलब क्या चीज आया उसके बाद? तो वो है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। रिलीजियस हार्मोनी एंड टॉलरेंस, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस, ठीक है। मतलब रिलीजियस हार्मनी जो है वो आया इसके बाद, क्योंकि ये रिलीजियस पॉलिसी था तो इसमें क्या हुआ, रिलीजियस हार्मनी जो है वो आया, पीस एमंग ऑल रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन मोस्ट एक्यूरेटली रेफर्स टू। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के रेफरेंस में जो स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है वो सबसे ज्यादा किस चीज के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग? स्टैंडर्डाइजेशन सबसे ज्यादा हम लोग किसके साथ यूज कर सकते हैं? तो यूनिफॉर्म सिटी प्लान्स अक्रॉस साइट्स, सिमिलरिटी इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यूज ऑफ सेम टाइप ऑफ टूल्स अक्रॉस मेसोपोटामिया। रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो नहीं होगा, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस का कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं पाया गया है। वाइड स्प्रेड लिटरेसी जो है वो भी इसका स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं आएगा, ना ही यूज ऑफ सेम टाइप ऑफ टूल्स अक्रॉस मेसोपोटामिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यूनिफॉर्म सिटी प्लान अक्रॉस साइट। स्टैंडर्डाइज सिटी प्लान मतलब जो था हर साइट में एक टाइप का सिटी प्लान था, इसी को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म तीर्थंकरा इन जैनिज्म इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तीर्थंकरा जो टर्म है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो तीर्थंकरा का मतलब पूछा गया है आपसे। तो तीर्थंकरा ए टीचर हु क्रॉसेस द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यही है तीर्थंकरा का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग, कि एक ऐसा टीचर जो कि हम लोग को हेल्प क्या में करता है, जो एग्जिस्टेंस का ओशन है मतलब कि जो जीवन का नैया है उसको पार लगाने में तीर्थंकरा जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको 24 तीर्थंकरा का जो लिस्ट है वो मैंने आपको दे दिया है। आप हो सके तो इसके आगे पीछे के कुछ तीर्थंकरा वगैरह को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिक्कत ना हो इसको सोल्व करने में, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड आप उसको इजीली कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ अनाटा। जो बुद्धिस्ट का अनाटा का कंसेप्ट है वो बेस्ट किस में डिस्क्राइब्ड है? तो अनाटा का जो कंसिस्ट जो आपका
कंसेप्ट है वो क्या है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सेल्फ। अनाटा जो है वो क्या कहता है, देखिए अनाटा जो है वो क्या कहता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सेल्फ, मतलब कि हम लोग जो है वो कोई भी परमानेंट नहीं है, हर चीज जो है इस वर्ल्ड में टेम्पररी है। इसी चीज को अनाटा जो है सिग्निफाई करता है बुद्धिज्म में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इट कंटेन्स रूल्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो रूल्स के बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे। इट प्रेजेस समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। तो ये क्या है, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट को प्रेस करता है। इसको किसने लिखा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट को मतलब प्रेस करता है, इसलिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म सामंता इन अर्ली मिडिवल पॉलिटी रेफर्स टू। जो सामंता वर्ड है, ठीक है, सामंता, ये हम लोग के पॉलिटिकल मिडिवल पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस चीज को रेफर करते हैं। तो सामंतास कौन थे, सिंपल बिल्डर्स तो नहीं थे, फ्यूडल लॉर्ड्स और सबॉर्डिनेट ऑफ किंग, जैन मॉन्क्स भी नहीं थे, ना ही फॉरेन इन्वेडर्स थे। सामंतास कौन थे, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब कि वो जो छोटे छोटे जमींदार वगैरह थे, ठीक, मतलब जो राजा के दाएं हाथ कह सकते हैं आप, सबॉर्डिनेट वगैरह, जो कि छोटे लोकल चीफ्स थे, जो लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में राजा का हेल्प करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अबुल फजल्स आइनी अकबरी लाइज इन इट्स। जो आइनी अकबरी है उसका इम्पोर्टेंस क्या में है, मतलब वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये पूछा गया है। तो आइनी अकबरी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यह है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर के एम्पायर का मतलब स्टेटिस्टिकल सर्वे जो है इसमें पाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी इसमें बताया गया है, इसलिए जो आईनी अकबरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है मुगल एम्पायर के बारे में जानने के लिए। आईनी अकबरी जो है क्या क्या रिकॉर्ड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, रेवेन्यू, इंपीरियल हाउस होल्ड डिटेल्स, ये सब चीज़ जो है आईनी अकबरी रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम अंडर द ब्रिटिश वाज एम्ड एट। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया था डेक्कन एरिया में, डेक्कन एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका मेन एम पूछा गया है आपसे। रैयतवाड़ी सिस्टम किस एम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, एम्पावरिंग जमींदार्स, तो ये तो नहीं है, इसमें तो रैयतवाड़ी में जमींदार्स को ही गायब कर दिया, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। एलिमिनेटिंग पीजेंट कंट्रोल, और उसके बाद इंकरेजिंग प्लांटेशन क्रॉप, ये भी नहीं है। और एलिमिनेटिंग पीजेंट कंट्रोल ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कलेक्टिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स। मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम में जो रेवेन्यू है डायरेक्टली क्या हुआ, पीजेंट्स के साथ कलेक्ट करने लगे, मतलब जो बीच में इंटरमीडिएटरीज था उनको हटा दिया और पीजेंट्स के साथ डायरेक्ट ब्रिटिश ने कनेक्शन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हाई इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो लोग मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार मैं कराता हूँ, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका, पहले ऑप्शन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आपको पहले ऑप्शंस को देखना है ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। वीड लेड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया, 1857 के बाद हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। इट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बना ही नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी, गांधी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व मास पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्ट एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और साथ में एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट उसमें दिखा, मतलब कि लोग जो है वो ब्रिटिश को हेट कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ है। ये सबसे पहले कब दिखा, 1857 में दिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, गांधी सोल्ट मार्च वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। गांधी जी ने जो सोल्ट मार्च किया था वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है। गांधी जी का जो सोल्ट मार्च है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट डायरेक्टली टू ब्रिटिश विड्रॉल, ये नहीं है, डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि सोल्ट मार्च के बाद ब्रिटिश जो है डायरेक्ट इंडिया छोड़ के भाग गए। तो उसका चैलेंज द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज वायलेंट इन नेचर, जो सोल्ट मार्च था वायलेंट नहीं था, एडवोकेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नहीं था। करंट मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंज द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब जो ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक बेस था उसको इसने चैलेंज किया, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जो है सबसे अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू को आंसर करने का। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर जो थे उनका क्या रोल था, तो वो थे आपके चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये हर किसी को इसका आंसर पता होगा, बी आर अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो सब्सिडरी अलायंस है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडरी अलायंस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने
लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। ये देख लीजिए हमारे लॉर्ड वेलेस्ली साहब कैसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्निकुलर प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया वाज कंसिडर्ड डेंजरस बाय द ब्रिटिश बिकॉज। जो वर्निकुलर प्रेस है, वर्निकुलर मतलब कि लोकल, लोकल प्रेस मतलब जो लोकल लैंग्वेज में लिखता है, वो प्रेस कॉलोनियल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसका रीजन आपसे पूछा गया है, इट प्रमोटेड लोकल लिटरेचर, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। लोकल लिटरेचर प्रमोट किया जाए तो इससे ब्रिटिश को क्या दिक्कत है। इट एक्सपोज्ड करप्शन इन इंडियन रूलर्स, इट क्रिटिसाइज कॉलोनियल पॉलिसीज एंड फोस्टर नेशनलिज्म, इट सपोर्टेड कास्ट सिस्टम, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंडियन रूलर्स का करप्शन नहीं दिखाया जाता था। इसमें क्या था कि कॉलोनियल पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता था और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टीशन द टर्म टू नेशन थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। पार्टीशन के कंटेक्स्ट में जो टू नेशन थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया। तो टू नेशन थ्योरी जो है, मतलब पार्टीशन कौन चाहता था, ये एक तरह से आपसे पूछा गया है। पार्टीशन जो है आपका एम ए जिन्ना वही चाहते थे। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किन्होंने किया, एम ए जिन्ना ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम ए जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, ये आपसे पूछा गया है। ये काफी डीप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ही चांसेस है कि मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अगर डिफिकल्टी लेवल वो लोग बढ़ाना चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन वाज, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। डिमांड फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, ये तो नहीं होगा। सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम लीग, ये भी नहीं होगा। गांधीज एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिमांड फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि देखिए जो क्रिप्स मिशन है ना, वो जब आया तो इंडियन लीडर्स ने कहा कि हमें इमीडिएट ट्रांसफर करो पावर, मतलब हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस चाहिए। बट वो क्रिप्स मिशन था वो क्या कह रहा था कि वो पोस्ट वार, मतलब वार के बाद वो लोग क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, तब भी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। और जो इंडियन लीडर्स का क्या डिमांड था कि उनको इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए, इसलिए जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको देख लीजिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वाज दैट। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो क्यों सिग्निफिकेंट था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है जब आया था 1946 में, वो क्यों आया था, क्यों सिग्निफिकेंट था। सजेस्टेड ए कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसली स्टेट को फेवर नहीं कर रहा था। एडवोकेटेड कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉल, proposed a federal structure in group provinces, partition इंडिया। इंडिया को कैबिनेट मिशन प्लान ने पार्टीशन नहीं किया है। उसके बाद एडवोकेट कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉल, ये भी उसमें नहीं कहा गया था। तो इसमें क्या था सिग्निफिकेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान में, कि ये फेडरल स्ट्रक्चर इन ग्रुप प्रोविंसेस के बारे में बात किया गया था, ठीक है। The plan attempted to preserve Indian unity by offering a federal constitution with provincial groupings। मतलब कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, इसमें ये कहा गया कि पार्टीशन जरूरी नहीं है, मतलब जो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्री एक ही रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो हर किसी को रूल करे, ये चीज कहा गया था। वो पार्टीशन को फेवर नहीं कर रहा था कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर ग्रुप प्रोविंसेस, ये प्रपोज कर रहा था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए, और इसी के साथ जो आज हम लोग का वीडियो है यहीं पे एंड होता है। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।